लाइट कैमरा और एक्शन नहीं, इलेक्शन। जी हां, फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उर्मिला मातोंडकर ने संजय निरुपम और मुरली देवड़ा जैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनको नॉर्थ मुंबई से मैदान में उतारने की तैयारी में है। उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। बॉलीवुड से इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राजनीति में बदलाव करने के लिए ये आई हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड में एक लंबा दशक आपने काम किया, अब राजनीति में आपने कदम रखा है, क्या कुछ लंबे दशक की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कुछ बदलाव सोच रही हैं कि आपके आने से कुछ बदलाव होगा या कुछ आप करना चाहेंगी राजनीति में? बदलाव मेरे आने से होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट होने के अलावा मैं इस देश की एक नागरिक हूँ, एक अच्छी जागरूक नागरिक हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि मेरा देश, मेरा समाज, मेरे लोग या कहीं ना कहीं मैं गलत जा रही हूँ, वो सही करने की मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरे विचारधारा, मेरे घर वालों की सोच यही रही है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, मैंने हमेशा मेरे पहले इंटरव्यूज़ में एज एन आर्टिस्ट भी कहा है कि जो भी मैं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से हूँ। आज ऐसा वक्त आया है कि जो भारत मैं जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसे मैं समझती हूँ, जो विचारधाराओं पे ये देश बना है, जब ये देश के संविधान बना तो ये नहीं पूछा गया था कि यही व्यक्ति भारतीय होगा या वही जो भी व्यक्ति इस भारतवर्ष में रह रहा है वो भारतीय है और उन्हें वही अधिकार है। मुझे नहीं दिखता कि ऊपर से साउथ से नॉर्थ तक आज वो किस्सा है और इसलिए उसको आवाज़ देने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। साल 2014 की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार उससे पहले थी और 5 साल ये बीजेपी सरकार को हो गए। क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं? कुछ बदलाव बीजेपी के द्वारा, उनके गठबंधन के द्वारा कुछ बदलाव हुआ है या फिर कांग्रेस ही बेहतर थी? क्या सोचकर आप कांग्रेस पार्टी में आई? देखिए, मैं नहीं बोलती कि 10 बरस उससे पहले जब कांग्रेस थी तब सभी सही गया। हमारा देश इतना बड़ा है, मुद्दे इतने सारे हैं कि एक ही क्या बोलते हैं टर्म में या एक ही उसमें, ये नहीं मैं कह रही हूँ ना मैं। और मैं बीजेपी की जहाँ पर बात है, मैं सोचती हूँ कि विकास के जो मुद्दों पे उन्होंने बात की है, मुझे नहीं लगता कि मैं बोलनी चाहिए। इससे बहुत धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर आपको बोलेंगे। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा मीडिया पर्सन के तौर पर आपको भी इसकी जानकारी होगी। मैं ये कह रही हूँ कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ आए हैं। क्या ये, जैसे मैंने पहले कहा, नफरत जो लोगों में दिखती है, सरेआम दिखती है, सरेआम मतलब मुंह सर चढ़कर बोल रही है, वो पहले आपको दिखती थी, मुझे तो नहीं दिखती थी। मुझे लगता है कि एक असहिष्णुता की जो बात यहाँ पे आती है, वो जहाँ मतलब ये कहाँ से, कहीं से इसकी जड़ें हुई है और वो सबसे ज़्यादा विकास में बड़ी है। वो विकास बहुत बड़े तौर पे हुआ है। इनकी सवाल, अगर आपको टिकट मिलता है, मुंबई नॉर्थ की बात चल रही है, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगी? मुंबईकर हैं, महाराष्ट्रियन हैं आप, तो क्या कुछ समस्याओं से आपका पाला पड़ता है? क्या कुछ कानों में आपकी बातें आती हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? देखिए, आज सिर्फ मैं मेरे मुंबईकर होने पर भाष्य कर सकती हूँ, ना मेरे कोई चुनाव के ऊपर, ना मेरे टिकट के ऊपर। ये वो मैं बार बार बताए जा रही हूँ। और मुंबईकर होने की वजह से मैं समझती हूँ मेरे अगेन व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा बना है कि मैं मुंबईकर हूँ। तो हमारी जो ये खूबसूरत मुंबई नगरी है, उसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर इतने लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, घरों का समस्या है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कहीं लॉस्ट पा रहे हैं, क्योंकि जो वजह से इसकी जो अपनी कल्चर है बम्बई की, उसके ऊपर भी गाला जाता है। ये मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूर खटकती है और गलत लगती है। कोई इन्हें छम्मा गर्ल कहता है, कोई रंगीला गर्ल बोलता है, खुदा का नाम है दूजा, कोई इन्हें याई रे कहता है, और कोई इन्हें कहता है बहुत बहुत खूबसूरत।
बॉलीवुड की बला से खूबसूरत उर्मिला जब लंबे अरसे बाद दिल्ली के सियासी गलियारे में अचानक दिखी, तब यकीनन सियासत की धड़कनें भी थोड़ी देर के लिए थम गई होंगी, और थमे भी क्यों ना। रूपहला पर्दा इस बेमिसाल हुस्न से कई सालों तक रोशन रहा। उर्मिला सालों साल तक हजारों दिलों की मलिका बनी रही। मलिका भी ऐसी जिसकी एक अदा पर लाखों दिल धड़कना भूल के तंदूरी नाइट्स पर थिरकना शुरू कर देते। चाइल्ड आर्टिस्ट से कमसिन हीरोइन और फिर बॉलीवुड की आइटम गर्ल बनने के बाद उर्मिला ने अब राजनीति की राह पर चलने का ऐलान किया। सियासत के इस सफर में उर्मिला ने हाथ का साथ चुना। पॉलिटिक्स की पारी की आगाज करते हुए बॉलीवुड की इस हुस्न परी ने इशारों इशारों में ये जता दिया कि इनकी तैयारी पक्की है। सबसे बड़ी चीज होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम, और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है, और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। मुझे लगता है आज के दौर में हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर चलने वाला नेता हो, जो लोगों में भेदभाव ना करे कि आप ये हो तो आप मेरे साथ चलोगे, जो आप वो हो तो आप मेरे साथ नहीं चलोगे, जो सबको समान न्याय देने में, सबको समान अपॉर्चुनिटीज देने में यकीन करता हो। राहुल की शान में कसीदे पढ़ने वाली इस हीरोइन को पार्टी में एंट्री भी खुद राहुल गांधी ने दिलाई। माना यह भी जा रहा है कि उर्मिला मुंबई में कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड साबित होंगी। इस बात का इशारा इससे भी मिला कि जिस वक्त उर्मिला पार्टी में शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी कर रही थी, उस वक्त उनके साथ संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा जैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद थे। माया नगरी में तो ये खबर जोरों पर है कि मराठी मानुष के नाम पर कांग्रेस उर्मिला को नॉर्थ मुंबई से मैदान में उतारने की तैयारी में है। और अगर ऐसा होता है तो इस बार की आमची मुंबई की जंग बेहद दिलचस्प होगी। नॉर्थ मुंबई को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1989 से 1999 तक कद्दावर नेता राम नाईक यहां से लगातार जीतते रहे। 2004 में फिल्म स्टार गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राम नाईक को हराकर बड़ा उलटफेर किया। 2009 में संजय निरुपम ने अपने पूर्वांचल वोट बैंक के सहारे एक बार फिर राम नाईक को हरा दिया। 2014 में गोपाल शेट्टी ने आखिरकार जीत दर्ज कर यहां बीजेपी की वापसी कराई। ऐसे में गोपाल शेट्टी के खिलाफ मुंबईकर उर्मिला के मैदान में उतरने की पूरी उम्मीद है। अगर कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को अगर लोकसभा की टिकट देती है तो ये कड़ा मुकाबला होगा और कांटे की टक्कर होगी। उर्मिला मातोंडकर जी जो है अभी नए हैं करके, तो उसका प्रभाव तो थोड़ा पड़ने को उसको थोड़ा टाइम लगेगा करके है। फैमिलियर है, महाराष्ट्रियन है, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर खड़ी है तो उनको एक सेलिब्रिटी है वो, तो उनको भी देख के कितनी पब्लिक उनको भी देख के वोट डाल सकती है। बॉलीवुड का सफर तो शानदार रहा और अब उर्मिला सियासत में अपनी किस्मत का कनेक्शन ढूंढने निकली है। नतीजा चाहे जो हो, कम से कम उर्मिला अपना सियासी फॉर्मूला आजमाने के लिए तो पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
वैसे इस चुनावी मौसम में भोजपुरिया तड़का भी लगा। उर्मिला ने तो कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन भोजपुरिया स्टार्स को कांग्रेस के बजाय बीजेपी ही ज्यादा रास आ रही है। भोजपुरी फिल्मों के सितारे एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन तो पहले से ही बीजेपी में थे और अब निरहुआ भी बीजेपी वाले बन गए। मेहरबान साहिबान कदरदान, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ एक्सप्रेस की शानदार सफलता के बाद अब आपके सामने पेश है सबसे बड़े भोजपुरिया सुपरस्टार की अजीमो शान पेशकश, निरहुआ नेताजी। फिल्मी पर्दे पर तो निरहुआ को आपने कई बार नेताओं के अवतार में देखा ही होगा। अब इस चुनाव में वो आपको असली नेता के गेटअप में दिखेंगे। की बार खुद की सरकार, यानी पर्दे पर अपने गाने, डांस और एक्शन से लोगों को दीवाना बना देने वाले निरहुआ अब इलेक्शन का एक्शन रोल करते नजर दिखने वाले हैं। और निरहुआ का चुनाव चिन्ह है कमल छाप। सही समझा आपने, चुनाव से ठीक पहले निरहुआ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले यूपी के सीएम साहब ने खास तौर पर पूर्वांचल के इस जुबली स्टार से मुलाकात की और आने वाले चुनाव में यूपी की किसी सीट पर बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही। माना जा रहा है कि निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट मिल सकता है। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने। इस बार खुद अखिलेश यादव मैदान में है। ऐसे में निरहुआ के लिए चुनावी मैदान की एंट्री आसान नहीं होगी, लेकिन पूर्वांचल में खासे पॉपुलर निरहुआ कोई भी बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लाइट, कैमरा और एक्शन नहीं इलेक्शन की। उर्मिला मातोंडकर और निरहुआ की बात तो हमने की, लेकिन अब बात एक ऐसे सितारे की जो फिल्मों से ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन एक दिन में ही वो फिल्मी सितारों के जैसा पॉपुलर हो चुका है। सोमवार की रात बेंगलुरु के रहने वाले इस लड़के की नींद अचानक ही उड़ गई। आखिर क्या हुआ उस लड़के के साथ और क्यों उड़ी उसकी नींद, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ how Narendra Modi has fundamentally altered the political discourse in this country. सोमवार को आधी रात में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और बेंगलुरु के एक लड़के की नींद उड़ गई। सूर्या को 28 साल की उम्र में पार्टी ने बेंगलुरु साउथ जैसी प्रतिष्ठित सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। सूर्या के पास भले ही सियासत का ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन उसकी भरपाई ये अपने जोश से करने को बेताब हैं। इसकी झलक उन ट्वीट्स में दिखती है जो उन्होंने टिकट मिलने के बाद किए। ओके, नींद नहीं आ रही, बहुत उत्साह है, बेचैनी है, भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें हैं, कितना काम करना है, जैसे एक जीवन काफी नहीं। अगर मोदी 68 की उम्र में 20 घंटे काम कर सकते हैं, हमें तो 28 की उम्र में कहीं ज्यादा काम करना चाहिए।